नमस्कार, मैं हूं एकता सोडी और आपसे मुलाकात हो रही है आज के हमारे राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के इस खास कार्यक्रम में। आज बात होगी वैक्सीनेशन से जुड़ी चीज़ों की और इम्यूनाइजेशन से जुड़ी चीज़ों की। इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर मनजीत सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मनजीत डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं यूटी चंडीगढ़ के। आपका यहाँ बहुत स्वागत है, आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद एकता जी। और मैं अपनी तरफ से और स्वास्थ्य विभाग यूटी चंडीगढ़ की तरफ से आपका और दूरदर्शन का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो मुझे इस बड़े महत्वपूर्ण जो विषय है इस पे बातचीत के लिए मुझे बुलाया है। तो मैं आपके दूरदर्शन का और जो आपका बड़ा बड़ा आभारी हूँ। जी, उम्मीद करते हैं कि जो बातचीत हम करेंगे उससे देखने वाले व्यूअर्स को भी फ़ायदा पहुँचे और जानकारी जो है वो सब तक पहुँचाई जा सके। सबसे पहले बात करते हैं इम्यूनाइजेशन की। ये वर्ड बहुत आम नहीं है, पर ये है क्या, अगर बेयर लैंग्वेज में बताया जाए तो? देखिए, इसको अगर सिंपल भाषा में अगर हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो इम्यूनाइजेशन का मतलब ये है कि हम बच्चे के शरीर में या गर्भवती महिला के शरीर में कुछ एंटीजन डालते हैं जिसको हम वैक्सीन बोलते हैं। जी। और वो एंटीजन के अगेंस्ट जो बच्चे का शरीर है रिएक्ट करता है। और रिएक्ट करके वो एंटीबॉडीज बनाता है। जी। वो एंटीबॉडीज जो हैं उस बच्चे को आने वाले टाइम में कुछ बीमारियों से वो उसको सुरक्षित रखेंगी, जिस बीमारी का टीका बच्चे को हमने दिया है। और उसने बच्चे ने उस टीके का पूरा जो प्रोसेस है, जितने टीके लगने हैं राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के द्वारा जितने टीके बताए हैं, अगर वो पूरे लिए हैं तो उस बच्चे का शरीर उस बीमारी से प्रोटेक्टेड रहेगा, इम्यून रहेगा, इम्यूनिटी जनरेट होगी। जी। बिल्कुल। तो कौन कौन से ऐसे डिजीजेज हैं जो कवर होते हैं वैक्सीनेशन के अंडर? देखिए, जो राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान में हम 12 जो मेजर बीमारियां हैं जो बच्चों में या गर्भवती महिलाओं में जो पाई जाती हैं, उन बीमारियों का टीकाकरण हम करते हैं। और ये टीकाकरण जो है वो जन्म से ही शुरू हो जाता है। जैसे ही बच्चा माँ के शरीर से अलग होता है तो उसका जो उसके शरीर में कुछ बीमारियों के प्रति जो इम्यूनिटी नहीं होती, जैसे वो एनवायरनमेंट में बाहर आता है, तो हम जन्म पे ही उसको टीकाकरण उसका शुरू कर देते हैं। जैसे 3 डोज जो हैं, 3 वैक्सीन की डोज जो है हम जन्म पे देते हैं। और फिर अलग अलग टाइम पे एज पर जो टीकाकरण जो सारणी है उसके हिसाब से उसको 5 साल तक, और फिर एक 10 साल में टीका लगता है, और 16 साल तक, ऐसे टोटल 16 साल तक हम बच्चे को कवर करते हैं। कौन कौन सी बीमारियां इसमें कवर होती हैं? देखिए, बीमारियां हैं जैसे पोलियो हो गया हमारा, डिप्थीरिया है, और ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, टेटनस है, और ऐसे ही जापानीज एनकेफेलाइटिस, ऐसी 12 बीमारियां हैं। दो चंडीगढ़ के अंदर जो है वो जेई का टीका नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे जापानीज एनकेफेलाइटिस के केसेस नहीं होते। एरिया स्पेसिफिक होता है, जिस एरिया में जिस डिजीज का। कई राज्यों में जो है इसका जेई का टीका भी लगता है। तो ऐसी 12 बीमारियां हैं जिनके लिए हम जो है बच्चों को वैक्सीनेट करते हैं। तो वैक्सीनेशन की टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है? हाँ, टाइमिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ टीके तो बर्थ पे ही लगते हैं। बर्थ पे इसीलिए लगते हैं क्योंकि उन बीमारियों के जो एंटीबॉडीज हैं वो बच्चे के शरीर में बिल्कुल नहीं है। तो हमारा जो प्रयास है, जो समय सारणी हिसाब से बनाई है कि जन्म पे ही अगर वो टीका लगेगा, ताकि बच्चे के शरीर में, क्योंकि एंटीबॉडीज बनने में टाइम लगता है, ताकि हम बच्चे को इन बीमारियों का टीका जन्म पे लगा दें, और जिस उम्र तक वो इन्फेक्शन होने का खतरा है तब तक बच्चे के शरीर में पूरी एंटीबॉडीज बन जाएं, और बच्चे का जो शरीर है वो पूरा बॉडी जो है वो प्रोटेक्टेड रहे उन बीमारियों के प्रति। और उसके बाद जो है हर एक वैक्सीन के अलग अलग डोजेज हैं। कई वैक्सीन जो हैं वो उसका दूसरा टीका भी लगता है, तीसरा भी लगता है, और फिर बूस्टर भी हम लगाते हैं। जिसका मतलब यही है कि कुछ टाइम के बाद ये जो एंटीबॉडीज हैं, जो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज हैं, इनका लेवल कम हो जाता है शरीर में। तो उस लेवल को ऊपर उठाने के लिए बूस्टर इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, ताकि वो एंटीबॉडीज का लेवल जो है पर्याप्त मात्रा में बना रहे, और हमारा जो बच्चे हैं वो
वो बीमारियों से वो सुरक्षित रहें। जी जी। तो वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें, बाकी कोई मेडिसिन जैसे हम लेते हैं तो उसका एक सिंपल सा होता है कि एक तो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड हो, दूसरा हम उसकी एक्सपायरी चेक कर लेते हैं। तो वैक्सीनेशन के संबंध में अगर बात करते हैं तो क्या चीज़ देखनी चाहिए है, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जगह ये वैक्सीनेशन हो जाती है, तो क्या जानना जरूरी है पेरेंट्स के लिए कि क्या चेक करना होता है वैक्सीनेशन के बारे में? देखिए, जो आपने एक एक्सपायरी की बात की है, एक्सपायरी डेट तो जो है वो हर एक, जैसे मेडिसिन पे हम देखते हैं, ऐसे ही वैक्सीन्स की जितनी भी प्रेपरेशंस हैं, वायल हैं, एम्प्यूल हैं, उनके ऊपर एक्सपायरी डेट होती है। वो तो देखना ही देखना है, वो तो हमारा जो स्वास्थ्य कर्मी है और जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो जो है वो मेक श्योर हैं कि जो विद इन एक्सपायरी डेट जो है वो सारी की सारी वैक्सीन्स, क्योंकि जो भी एक्सपायर्ड वैक्सीन होगी वो तो जो है स्टॉक से वैसे ही आउट हो जाती है। दूसरा इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट वैक्सीन का ये है कि ये वैक्सीन दूसरी दवाइयों से थोड़ा सा हटके इसलिए है क्योंकि इन वैक्सीन की जो ताकत है, यानी कि जो एंटीबॉडी बनाने की जो क्षमता है, अगर हमें उसको बरकरार रखना है तो वैक्सीन को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज पे स्टोर करना होता है। जी, वही। बाकी जो दवाइयाँ हैं, मान लिया कोई एंटीबायोटिक है आपका या कोई पेन किलर है, उसके लिए जो टेम्परेचर मेंटेन करना इतना स्ट्रिक्ट नहीं है या ना के बराबर है। लेकिन वैक्सीन्स का, जिसको हम कोल्ड चेन मेंटेनेंस का एक नाम देते हैं, तो वो मेंटेन करना, उसको फॉलो करना वो बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हमें वैक्सीन की जो क्वालिटी है वो भरोसेमंद हमारी रहे। जी, तो इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वैक्सीनेशन में एक्सपायरी के अलावा उसका टेम्परेचर है कि वो सही मेंटेन किया गया हो थ्रू आउट, तभी वो इफेक्टिव है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ चंडीगढ़ में अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो क्या ये जो कोल्ड चेन में आपने कहा है वो कैसे मेंटेन होती है? देखिए, हम चंडीगढ़ में क्या है कोल्ड चेन, पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जो हमारी वैक्सीन है वो स्टोर कैसे होती है। जी। वैक्सीन जो है हमारी स्टोर होती है, हमारी जितनी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप का फ्रिज है जिसको आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, ILR बोलते हैं। ये आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर है और इसमें एक मतलब सीरीज के हिसाब से ही इनको स्टोर किया जाता है। कई वैक्सीन जो होती हैं वो हमारी हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती हैं। हीट सेंसिटिव वैक्सीन का मतलब है कि वो उनका टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा, स्टोरेज का 8 डिग्री से ऊपर जाएगा, तो उनको नुकसान होने का खतरा ज़्यादा है गर्मी से। कुछ वैक्सीन हमारी होती हैं जिनको कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन बोलते हैं, उनको खतरा ज़्यादा है लोअर टेम्परेचर पे स्टोर करने का। तो ऐसे ही वैक्सीन्स का एक अलग अलग डिवीज़न किया होता है। तो जितनी भी हमारी जो जैसे हीट सेंसिटिव वैक्सीन है उनको हम ILR के अंदर बिल्कुल नीचे वाले स्तर पे रखते हैं, और जो कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन है उनको बिल्कुल टॉप पे रखेंगे ताकि उनको 2 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर का एक्सपोजर ना हो। और ILR के अंदर एक थर्मामीटर रखते हैं। थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है, हमारा जो स्वास्थ्य कर्मी है वो 2 बार दिन में चेक करता है और रजिस्टर पे नोट करती है। जो हमारी ANM है या और हेल्थ वर्कर जो भी इम्यूनाइजेशन कर रहा है और रजिस्टर में एंटर किया जाता है। और इसका जो तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेंटेन होना जरूरी है, ताकि अगर हम ये चाहें कि वैक्सीन की जो ताकत है वो बरकरार रहे। लेकिन इसमें एक समस्या ये आती थी कि कई बार क्या होता था कि मान लिया 2 या 3 दिन की छुट्टी आ गई है, या हमारा जो हेल्थ फैसिलिटी है किसी और वजह से बंद है, और या फिर बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है किसी एरिया के अंदर, तो वो लंबा अगर टाइम, क्योंकि इस ILR जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बेस एक फ्रिज है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की लगातार जो है वो सप्लाई चाहिए होती है। तो उस दौरान जो टेम्परेचर की मॉनिटरिंग करना थोड़ा चैलेंजिंग रहता था कि छुट्टियां आ गई हैं, 2 आपकी हेल्थ फैसिलिटी बंद पड़ी है और पीछे से अगर बिजली चली गई है, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर है, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितनी देर के लिए टेम्परेचर वेरिएशन हुआ है, ठीक है ना। तो वो एक चैलेंज था। इस चीज़ को देखते हुए हमने चंडीगढ़ के अंदर क्या किया है कि हमने जितने भी हमारे सरकारी जो हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनमें जितने भी ILR रखे हैं जिसमें वैक्सीन स्टोर हैं, अब हमने उनमें क्या किया कि वाईफाई बेस एक टेम्परेचर लॉगर्स एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया हमने। लेटेस्ट वर्जन का हमने एक इंस्ट्रूमेंट लगाया है, और ये वाईफाई के थ्रू जो है टेम्परेचर का डाटा
ILR का अंदर का टेम्परेचर का डाटा उस इंस्ट्रूमेंट में भेजता है, ये 24 घंटे डाटा भेजता रहता है। और वो टेम्परेचर का डाटा जो है हम मेरे पास जो है जो हमारे कोल्ड चेन हैंडलर हैं, मैं हूँ, या हमारा VCCM है जो वैक्सीन का रख रखाव करता है, उसके पास ये रेगुलरली डाटा जाता रहता है। हर एक घंटे के बाद हमारे पास एक रीडिंग आती है, तो उसको हम 24/7 अब मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, वेरी नाइस। और इस मॉनिटरिंग में अगर कोई टेम्परेचर का ब्रेक होता है, मान लिया कहीं टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा रहा है या किसी कई जगह 8 से ऊपर जा रहा है, तो इमीडिएटली हमारे पास अलर्ट आता है और हम साथ के साथ तुरंत करेक्टिव मेजर लेते हैं, जो भी हमने करना है, देखते हुए कि क्या वहाँ कोई बिजली की रुकावट है या कोई और कारण है कि टेम्परेचर ब्रेक हुआ। तो इससे कोल्ड चेन मेंटेन रखना जो है हमारे लिए काफ़ी एक तो सुविधाजनक हो गया, और दूसरा हम वैक्सीन की क्वालिटी को और अच्छी तरह मेंटेन कर पा रहे हैं। जी, अब वो ट्रस्टेबल हो गया है कि इस तरह से। अगर हम बात करें गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट वैक्सीनेशन की, तो झुकाव गवर्नमेंट वैक्सीनेशन सेंटर्स की तरफ ही ज़्यादा रहता है क्योंकि ट्रस्टेबल वही होते हैं। लेकिन फिर भी एक फैक्टर होता है कि अब मैं एग्जैक्टली तो नहीं कहूँगी, बट ट्रीटमेंट का हो जाता है कई बार कि वहाँ जाके बच्चे को उतना भीड़ होती है, सब होता है। तो क्या गवर्नमेंट कर रही है इस चीज़ को हैंडल करने में? देखिए, क्वालिटी का तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि सबसे इम्पोर्टेंट तो क्वालिटी बड़ी ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे में जो है उस बीमारी के प्रति जो है वो प्रोटेक्शन जनरेट हो, एंटीबॉडीज़ बने। दूसरा, आपने आई थिंक बिहेवियर पे आप बात करना चाहते हैं कि जो हमारा स्टाफ है या जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, हम चंडीगढ़ के अंदर जो है सभी जितने भी हमारे कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं या जहाँ पे भी टीकाकरण केंद्र हैं, सारे स्टाफ को सेंसिटाइज किया जाता है कि जो पेरेंट्स आ रहे हैं या जो उनके अभिभावक आ रहे हैं बच्चों को लेके, कि उनसे आपने कैसे बात करनी है, कैसे उनको मतलब ट्रीट करना है। और इसी को देखते हुए हमने चंडीगढ़ में एक नया इनोवेटिव जो एक्शन ये लिया है कि हम चंडीगढ़ के अंदर मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर्स क्रिएट कर रहे हैं। मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर जो एक ऐसा टीकाकरण सेंटर है जहाँ पे बच्चे को एक प्रॉपर खेलने का जो है स्पेस मिलता है, माँ बाप को बैठने की कंफर्टेबल सीटिंग मिलती है, एयर कंडीशनड, हमारे जितने मॉडल सेंटर बने हैं एयर कंडीशनड हैं, और जो लैक्टेटिंग मदर हैं जिसने बच्चे को दूध पिलाना है, क्योंकि आप देखोगे कि जब बच्चा टीकाकरण के लिए आता है तो उसको इंजेक्शन लगते हैं, तो इंजेक्शन जो है वो पेनफुल प्रोसीजर्स हैं, दर्द होगा बच्चे को, दर्द होने के बाद बच्चा रोएगा। तो बच्चा जब रो रहा है तो अगर उसको आप ब्रेस्ट फीड कराओगे तो उसका जो पेन है और उसका जो दर्द है वो ब्रेस्ट फीडिंग से काफ़ी कम हो जाता है, एक सूदिंग इफेक्ट मिलता है बच्चे को। तो हमने उसको देखते हुए हर एक सेंटर के अंदर एक अलग से ब्रेस्ट फीडिंग एनक्लोजर्स बनाए हैं जो प्राइवेसी देते हैं मदर को, और मदर जो है अगर बच्चे का कपड़े चेंज करने हैं, डायपर चेंज करना, सारी व्यवस्था हमने वहाँ की है, बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं। और दूसरा ये है कि बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए टॉयज और खिलौने तो सारे हैं ही हैं, अंदर हमने LCDs लगवा रखे हैं जिसपे कार्टून बच्चा देख सकता है। और दूसरा ये है कि इसके अंदर एक मान लिया टीका लगने के बाद एक जरूरी चीज ये है कि बच्चे को हमने आधा घंटा ऑब्जर्व करना होता है। कि बच्चे को हमने जिसको भी इंजेक्शन दिया है उसको हम आधा घंटा उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं कि कोई ऐसा कोई बच्चे में कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा, कोई सिम्टम तो नहीं आ रहा, तो वो हमारा जो ANM है वो उसको देखती रहती है। अब आप ये देखो कि एक रोते हुए बच्चे को वहाँ रोकना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। एक आप अडल्ट या वयस्क जो वो है इंसान, उसको तो आप ऑर्डर कर सकते हो डायरेक्ट कि आपने यहाँ बैठना है, लेकिन आप ये बच्चे को नहीं बोल सकते कि आपने आधा घंटा यहाँ बैठना। एक वो रो रहा है और दूसरा हम पेन में भी है, तो हमने उसको वो करने के लिए एक बड़ा अच्छा अट्रैक्टिव प्लेइंग एरिया बना रहे हैं। बच्चे टीका लगवाने के बाद इमीडिएटली कुछ बच्चे तो प्लेइंग एरिया में चले जाते हैं, या कुछ को ब्रेस्ट फीड मदर करवा रही है, तो वो जो है बच्चा खेल भी रहा है, माँ बाप से हमारी जो है ANM तब तक बात भी कर लेती है, क्योंकि
हर एक टीकाकरण के दिन जो बच्चे के माँ बाप हैं उसको 4 मैसेज देने होते हैं हमारी ANM से। अगर वो पेरेंट्स टीका लगा के साथ साथ ही चला जाता है बात, यानी कि ANM को टाइम ही नहीं मिल रहा कि उससे बातचीत करे। अब इससे क्या हो रहा है कि बच्चा खेल रहा है, और दूसरा क्या है कि वो ANM को टाइम भी मिल रहा है क्योंकि पेरेंट्स जो है वही इंतजार करेंगे, तो उनसे वो सारा मैसेज भी कन्वे करती है। तो ये एक होलिस्टिक हमने एनवायरनमेंट तैयार किया है। और एक साथ कितने बच्चे होते हैं और एक रो रहा है तो देख के दूसरा भी रो रहा है, तो ऐसे एक एनवायरनमेंट में हैंडल करना, टैकल करना, ऐसे कितने मॉडल्स अभी एक ही बना है मॉडल? देखिए अभी हमने जो है सबसे पहले मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर हमने जो हमारा 16 सेक्टर हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहाँ पे बनाया था, और उसकी जो सफलता को देखते हुए जो है हमने बाकी सेंटर्स भी अब चूज़ किए हैं। हमने 10 सेंटरों में प्लान किया है कि मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर बनाएंगे हम, ये सारे चंडीगढ़ में स्प्रेड होंगे, और 3 हमारे तैयार हो चुके हैं। सबसे पहले 16 सेक्टर का सेंटर हमने बनाया था, फिर एक मलोया में हमारा बन चुका है, और दूसरा हमारा सेक्टर 45 सिविल हॉस्पिटल है, वो भी हमारा तैयार हो गया। बाकी 7 सेंटर पे काम जोरों शोरों से चल रहा है, वो आने वाले कुछ महीनों में हमारे वो भी तैयार हो जाएंगे। जी, ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि मॉडल सेंटर्स पे जाकर ये एनवायरनमेंट देखना चाहिए ताकि इंकरेजमेंट मिले गवर्नमेंट फैसिलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए भी और यूज़ करने के लिए भी। गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ बनाई हैं तो यूज़ भी होनी चाहिए। वैक्सीन की बात करते हैं तो डॉक्टर साहब साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं वैक्सीनेशन के? देखिए वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट बहुत माइनर साइड इफ़ेक्ट होते हैं। वैक्सीनेशन से मान लिया टीका लगा है तो टीका लगने के बाद दर्द होगा बच्चे को, थोड़ी बहुत सोजिश हो सकती है, लाली आ सकती है, रेडनेस जिसको बोल सकते हैं, इरिटेशन हो जाती है। तो ये एक तरह की नॉर्मल सी रिएक्शन है। ये बेसिकली ये दिखा रहे हैं कि जो एंटीजन हमने बच्चे के शरीर में डाला है बॉडी अब उसको रिएक्ट कर रही है। तो वही रिएक्शन भी जरूरी है क्योंकि एंटीबॉडीज बन रहे हैं। तो ये बड़े माइनर टाइप के रिएक्शंस हैं जो कि या तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं कुछ घंटों के बाद या दूसरे दिन, या फिर उसके लिए थोड़ी बहुत दवाई हम दे देते हैं। जैसे मान लिया बच्चे को बुखार होना है तो उसको पैरासीटामोल का सिरप दिया जाता है, और अगर सोजिश है तो उससे पैरासीटामोल से वो ठीक हो जाता है। अगर किसी बच्चे में बुखार ज़्यादा चल रहा है, 2 दिन हो गए हैं या कोई इन्फेक्शन हो गई है, तो वो एक एंटीबायोटिक का छोटा सा कोर्स देके जो है वो जो जितने भी ये साइड इफ़ेक्ट हैं ये ठीक हो जाते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो सीरियस टाइप ऑफ रिएक्शन अगर बच्चे में हो जाते हैं। कैसे? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल है कि मान लिया बच्चे को दौरा पड़ जाए टीका लगने के बाद, ठीक है, या बच्चे को एनाफाइलेक्सिस हो जाए। एनाफाइलेक्सिस होता है कि एक्यूट सीवियर रिएक्शन होता है ये किसी भी चीज़ से हो सकता है एनाफाइलेक्सिस, यानी कि किसी भी दूसरी दवाई से भी हो सकता है, किसी इंसेक्ट बाइट से भी हो सकता है, किसी अगर कोई ऐसा फूड किसी इंसान ने खा लिया जो एलर्जिक है उससे भी रिएक्शन हो जाता है। तो यानी कि ये कोई ऐसा नहीं कि घबराने वाली बात है इससे। इन साइड इफ़ेक्ट को देख के हमें ये नहीं है कि बच्चे का टीकाकरण नहीं करवाना। साइड इफ़ेक्ट तो हर एक मेडिसिन से आपको हो सकते हैं। दूसरा इसमें मैं ये बताना इसमें ज़रूरी समझूंगा कि जो आपके दूरदर्शन के जो दर्शक हैं या जो पेरेंट्स सुन रहे हैं कि इन रिएक्शंस को मैनेज करने के लिए हमने बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए होते हैं सेंटर में। हर एक तरह का अरेंजमेंट है। जैसे मैं मॉडल सेंटर की बात कर रहा हूँ, ये जो आप साइड इफ़ेक्ट बोलते हैं इसको एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन एक टर्म है जो कि यूज़ की जाती है। AEFI सर्वेलेंस के अंडर ही आता है। तो हम बहुत ही अच्छा सर्वेलेंस चंडीगढ़ के अंदर करते हैं। सारे जो है स्वास्थ्य कर्मी ट्रेंड हैं कि किस बच्चे में कब क्या होगा और क्या ट्रीटमेंट देना है। वहाँ पे हमारी ऑक्सीजन की व्यवस्था है, टीका जो लगाना है उसकी व्यवस्था है। तो पूरा हम इस चीज़ का अरेंजमेंट करके और वो तब बच्चों को वैक्सीनेट करते हैं। एक तो है कि पेरेंट अप्रोच करे कि अगर बच्चे में कोई भी किसी तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। एक मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या ऐसा कुछ रिकॉर्ड मेंटेन भी करता है फिर हेल्थ डिपार्टमेंट कि किस मेडिसिन से क्या साइड इफेक्ट हुआ? हाँ, देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो AEFI सर्वेलेंस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो बड़ा इम्पोर्टेंट सेगमेंट है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का। वो हर एक जो प्रदेश है उसको ये सर्वेलेंस करना होता है कि कौन सी वैक्सीन से किस बच्चे में कौन कौन से रिएक्शन हो रहे हैं और उसका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। और मैं AEFI सर्वेलेंस के अंदर जो मेरे को बताते हुए खुशी ये हो रही है कि हम
पिछले कई क्वार्टर से जी। हर 4 महीने के बाद जो है मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्वास्थ्य डिविजन्स है, हमारी इम्यूनाइजेशन डिवीजन है, एक रिपोर्ट जारी करती है। वो हर एक यूटी और स्टेट की उसकी सर्वेलेंस के रिपोर्ट पे बेस पे हम उसमें पीछे कई क्वार्टर से हम एक्सेलेंट परफॉर्मिंग स्टेट की कैटेगरी में आ रहे हैं। और इम्यूनाइजेशन की AFI सर्वेलेंस में ये जो सर्वेलेंस को कितना इम्पोर्टेंट हम मानते हैं, इसका एक उदाहरण और मैं दूं। इसके अंदर एक नया एक आयाम बोलो या एक लेवल अगर आप कहो, AFI सर्वेलेंस के अंदर हम एक एनक्वास सर्टिफिकेशन होती है। इसके अंदर एक नेक्स्ट स्टेप है इसकी क्वालिटी का। इसका अगर आप देखें जो एनक्वास इन AFI सर्वेलेंस, ये QMS सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और ये अभी किसी भी स्टेट या राज्य ने ये अभी अचीव नहीं किया। हम जो है इसमें काम कर रहे हैं पिछले कई महीनों में, और हमने इसके पहले जो 3 पड़ाव हैं वो क्लियर कर चुके हैं हम। और फाइनल जो हमारा असेसमेंट है वो नेशनल टीम ने आके करना है, एक्सटर्नल असेसमेंट, और हमने उस असेसमेंट के लिए भी अप्लाई कर दिया। तो हमें आशा है कि जैसे ही वो टीम आएगी हम अपने कुछ एक सेंटर के लिए एनक्वास सर्टिफिकेशन शायद हम अचीव करने में कामयाब हों। वो एक नया हमारे लिए एक अचीवमेंट होगी, और टीकाकरण में एक जो है एक कॉन्फिडेंस जो है हमें भी आएगा, और जो है सिटीजन्स को भी एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो और भी कुछ एडवांसमेंट हो रही है इस दिशा में, वैक्सीनेशन की दिशा में, या लोगों तक पहुंचाने? बिकॉज एक मेजर ऐसा पार्ट है हमारा पॉपुलेशन का जो अवेयर ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है, या जिनको लगता ही नहीं है कि वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, या कहाँ से लगवानी चाहिए, कैसे। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए, उसके लिए हमने चंडीगढ़ में कुछ स्पेशल प्रोग्राम जो है वो चलाए हुए हैं। अगर आप ये कहेंगे कि कुछ लोगों को पता नहीं है, हमें पता है कि जो लोग अनपढ़ हैं या जिसके पास आमदनी कम है, रिसोर्सेज कम है, वहाँ पे ये समस्या ज़्यादा हम देखने में मिली है। और वहाँ पे हमें ये देखने में आया कि जो लेबर क्लास है, या मान लिया जो रिक्शा वाला है या मेड है, वो दिन के समय जब हमारे कैंप लगते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज में चल रहे हैं, वो वहाँ बच्चों को लेके नहीं आ पा रहे, क्योंकि उनका दिन की दिहाड़ी या एक दिन की छुट्टी नहीं मिल रही है, या आपको पता है अगर जो है प्रॉब्लम है, डिपेंड है, तो दूसरा वैक्सीनेशन उनके लिए सेकेंडरी हो जाता है। तो ऐसे पेरेंट्स की बेनिफिट के लिए हमने क्या किया कि हम चंडीगढ़ के अंदर सिलेक्टेड एरिया में स्पेशल इवनिंग कैंप्स लगाते हैं। उसी एरिया में जाके हम दिन की बजाय उसी एरिया में शाम को जाके हम वैक्सीनेशन कैंप लगाते हैं। हमारी टीम जाती है वहाँ पे 6 बजे से 9 बजे तक, और उस एरिया में पहले 2 दिन हम IEC एक्टिविटी करते हैं। लोगों को बताएंगे कि आपका इस दिन यहाँ पे स्पेशल कैंप लगना है। हमारे वर्कर जाके घर घर मैसेज देंगे। कुछ वॉलंटियर्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, NSS वर्कर हैं, या हम एक GSI जो NGO है वो हमारे साथ काम करती है। हम नुक्कड़ नाटक करते हैं जाके, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि वैक्सीनेशन क्यों कराना है और कहाँ हो रहा है। और स्पेशल ई-रिक्शा हायर करके उसमें हम ऑडियो जो सिस्टम लगा के, अनाउंसमेंट सिस्टम है, तो पूरे एरिया में हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और फिर कैंप लगता है। तो उसका बड़ा अच्छा हमें जो है रिजल्ट आ रहे हैं। तो वो हमने पहले तो टेस्ट बेस पे कुछ एरिया में लगाए थे, लेकिन अब हमने उनको कंटिन्यू कर लिया है। तो वो हम जो है इवनिंग कैंप्स लगा रहे हैं। जी, बहुत सराहनीय चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर उस एक पूरे तबके को, या उस एक पूरे जो लोग नहीं अवेयर हैं, स्पेशली एडुकेटेड नहीं हैं, या उनका काम का ही ऐसा सिस्टम है, उनके लिए ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। वैक्सीनेशन हर बच्चे को लगनी चाहिए। वैक्सीनेशंस की भी एक पूरी लिस्ट होती है, एक गवर्नमेंट की होती है, एक जो प्राइवेट और बिना उस लिस्ट के भी होते हैं। तो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं सारे वैक्सीनेशंस, या लगवाने चाहिए आउट ऑफ द वे, या नहीं लगवाने चाहिए? देखिए, जो नेशनल जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, जो समय सारणी है हमारी राष्ट्रीय टीकाकरण की, जैसे मैंने बताया कि ये जो मेजर हमारी बीमारियां हैं बच्चों में,
जिसके चांस ज़्यादा Basic होते हैं वो जो- सारी जी। कवर्ड रहती हैं। ओके। ठीक है ना, तो हम सारी की सारी वैक्सीन जो हमारे नेशनल शेड्यूल में है, हम सारी की सारी वैक्सीन बच्चों को देते हैं, और जी। ये सारा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, जी, कोई जी। चार्ज नहीं है, जैसा आपको पता है। जी। हाँ, कुछ अगर पेरेंट्स बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा वैक्सीन अगर कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर एडवाइस करता है जी। तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके अपनी इच्छा के अनुसार वो लगा सकते हैं। जी। तो हम सारी के सारी जो वैक्सीन्स जो गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी में हैं वो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के तहत हम बच्चों को वो देते हैं। अपडेट और चेंज भी होती रहती है? हाँ हाँ, वो time से? अपडेट होती है, चेंज होती रहती है, जैसे जैसे जो है एक्सपर्ट कमेटी जो की रिकमेंडेशन जैसे जैसे आती हैं, तो Okay. कई बार नई डोजेज ऐड होती हैं, कई बार नई वैक्सीन इसके अंदर जो है ऐड होती हैं। ओके। ठीक है, अभी जो है इसके साथ मैं आपको बता दूं कि हम पीजीआई चंडीगढ़ के साथ मिलके हम एक वैक्सीन्स के ऊपर एक नई स्टडी भी हम वो कर रहे हैं, तो ओके। उसकी ज़्यादा डिटेल तो मैं नहीं दे पाऊंगा यहाँ पे, लेकिन कहने का मतलब है कि हम नई नई वैक्सीन्स के बारे में भी रिसर्च करके ओके। जो है मिनिस्ट्री के साथ उसके जो डाटा शेयर करते हैं। जी। अगर वहाँ की एक्सपर्ट कमेटी को लगता है कि हाँ ये जो है इसको इंक्लूड करना चाहिए, ऐसे है, तो नई नई वैक्सीन्स भी ऐड होती है, नई डोज भी ऐड तो होती है। चेंजेस अपडेशंस होती हैं वैक्सीनेशन में बिल्कुल, टाइम टू बिल्कुल। टाइम। तो अभी जैसे हमने एक पूरी कैटेगरी की बात की है, बाकी आज जो टाइम है वो टेक सेवी है, हर किसी के हाथ में डिवाइस है और एप्स हैं, तो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के लिए भी क्या कोई कदम उठा रहा है? देखिए, जो आपने डिवाइस की बात की है, ये जो टेक्नोलॉजी की बात की है, हम भी इससे मतलब सीख के इसके साथ साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। जी। अभी मैं बताऊं कि हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस हमने एक एप्लीकेशन तैयार की है। ओके। जी। जिसको हमने हेलो वैक्सी का नाम दिया है। ये एक चैट बॉट है जो कि व्हाट्सएप बेस्ड एप्लीकेशन है। अच्छा जी। और इस एप्लीकेशन को आप एक मोबाइल नंबर सेव करके अपने फ़ोन में इसको अपलोड कर सकते हो। ओके। और एक क्यूआर कोड भी हमने बनाया, अगर मान लिया मोबाइल नंबर आपने नहीं सेव करना, ओके। क्यूआर कोड अगर स्कैन करोगे तो ये इमीडिएटली आपके फ़ोन में ये एप्लीकेशन सेव हो जाएगी। ओके। फ़ोन नंबर जो है वो अगर मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करूं, वो है 8929850850। जी। अगर दर्शक इसको नोट करके और इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में लोड फ़ोन कर में लेते सेव हैं। करें, जी। तो ये इतनी मतलब अच्छी एप्लीकेशन है कि जो कि पेरेंट्स और आम सिटीजन के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट जी। जो है एप्लीकेशन है। जी। आपने जैसे साइड इफ़ेक्ट की बात की है, कई सवाल पेरेंट्स के मन में होती हैं जी, इम्यूनाइजेशन को लेके, जी। वो ये हर एक सवाल का जवाब देती है आपके। ओके। जब भी आप इस पे अपना कोई सवाल पूछोगे, हमने मोस्टली जो 99% जो क्वेश्चन पेरेंट्स के होते हैं इसमें कवर किए हुए हैं। ओके, ओके। ये और उसके अलावा भी अगर आपने कोई सवाल एक्स्ट्रा पूछना है तो उसका भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे उसका जवाब देगी ये। ओके। तो इससे जो है और ये जो हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में आप इसके में चैट कर सकते हो। ओके, अगर नाइस। कुछ पेरेंट्स इंग्लिश नहीं आती जिनको, तो वो हिंदी में भी इस पे चैट कर सकते हैं। ओके। और पता कर सकते हैं कौन कौन सी बीमारी हैं, कौन कौन सी वैक्सीन है। जी। और इसके साथ साथ इसमें हमने 2 फीचर बड़े इम्पोर्टेंट ये ऐड किए हैं कि कई बार आपने देखा होगा पेरेंट्स को याद नहीं रहता है कि टीका अब कौन सा लगना है, जी, 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 या बिल्कुल। हमने पहले कौन कौन से टीके लगवा लिए, क्योंकि जी। जो कार्ड है बच्चे का इम्यूनाइजेशन कार्ड है वो कहीं गुम हो गया है। जी। तो अब उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। कई बार ये है कि आप हेल्थ फैसिलिटी में गए जी। और जो भी बच्चे की उम्र है, तो अगर आप जाओगे तो वो जो एएनएम आपसे कार्ड मांगेगी। आपका कार्ड मांगेगी, अब एएनएम को भी नहीं बिल्कुल। पता चलेगा कि इस कौन उम्र सी में कौन वैक्सीनेशन सा होगी। इसको वैक्सीन जी, देना जी। है। अब इस ऐप में क्या होगा कि इस ऐप में आप उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालिए, ओके। और लास्ट टाइम अगर आपको याद है कि कब इसको टीका लगा था, ओके। ये टीका कौन सा लगा था ये बताने की जरूरत नहीं है कि कब लगा था। जी। ये 2 चीजें उसके अंदर अगर आप डाल दोगे तो ये आने वाला सारे का सारा वैक्सीन जो स्केड्यूल आपको बता देगा ओके। कि कौन सी वैक्सीन कौन सी तारीख को लगेगी, जी। जी। कौन सी डोज
जो है किस उम्र में लगेगी, वो सारे का सारा वो सारा डिटेल आपको फ़ोन पे ही दे देगा। ये तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आजकल के स्केड्यूल में सब बिजी हैं, और आगे तो बहुत फिक्स सा होता था कि फीमेल मोस्टली घर पे होती थी, तो वो दे यूज टू टेक केयर कार्ड पे कब किस बच्चे का वैक्सीनेशन है। लेकिन ये तो बहुत इजी वाला काम हो गया कि एक ऐप डाउनलोड करो, उसमें आप डेट ऑफ बर्थ डालो, अगर याद है तो लास्ट आप डेट ऑफ वैक्सीनेशन डालोगे तो आपका सारा, तो वो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज हैं वहीं से लगी हुई वैक्सीनेशन की डेट ही काम करेगी? अभी हमने इसको जो है, क्योंकि जितने हमारे कोल्ड चेन पॉइंट हैं, जो भी हमारे वैक्सीनेशन सेंटर हैं, वो इसमें सारे लिए हुए हैं हमने। ओके। और इसके साथ साथ इसमें मैं आपको ये भी बताऊं जी कि जैसे चंडीगढ़ के अंदर काफ़ी जो परिवार हैं वो दूसरे राज्यों से भी आते हैं। जी जी जी। अब मान लिया कोई नया परिवार हमारे यूटी चंडीगढ़ में आया, तो उसको ये पता नहीं होता कि कहाँ कहाँ टीके लग रहे हैं, कहाँ कहाँ गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी हैं। तो अगर उसको ये नहीं पता होगा तो वो लेके कैसे जाएगा उसको? बिल्कुल जी। ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हमने इसके अंदर एक और अच्छा फीचर हमने ऐड कर दिया कि वो जो माता पिता है अपनी लोकेशन के हिसाब से, जहाँ पे भी वो बैठे हैं जी, वो अपनी लोकेशन के हिसाब से जो है अपने आसपास के वैक्सीनेशन सेंटरों की डिटेल ले सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन है उसको उसके घर के आसपास के 3 सेंटर की डिटेल दे देगा, उनकी लोकेशन दे देगा, उनके नाम दे देगा, और आप किसी भी सेंटर में जाके वैक्सीनेशन जो है तरीके से इंफॉर्मेशन मिल सकती है इसकी हेल्प से। तो ये तो बहुत अच्छा एक स्टेप है, क्योंकि चाहे कोई एडुकेटेड है नहीं है, फोन हर किसी के हाथ में है, और ये व्हाट्सएप यूज करना हर किसी को आता है। डॉक्टर साहब, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे कि वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट है, करनी चाहिए, इसके लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट? देखिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो रूटीन की आईसी एक्टिविटी हैं वो तो हमारी चलती रहती हैं। जैसे आज हम टीवी पे बात कर रहे हैं, पिछले कुछ दिनों पहले हमने जो आकाशवाणी पे प्रोग्राम किया था, तो हमारे न्यूज़पेपर में आ रहा है, हमारा जितने पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, और जैसे मैंने ई रिक्शा अनाउंसमेंट्स की बात की है वो भी है। दूसरा, इसमें हमने एक नई चीज़ और ये चंडीगढ़ में करने जा रहे हैं कि एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हम साथ लेके चल रही हैं इम्यूनाइजेशन सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए। आपको पता है कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, ये किसी भी परिवार में जब शादी होती है या बच्चे का जन्म होता है, तो वहाँ पे आशीर्वाद देने और ब्लेसिंग देने के लिए ये जो लोग ग्रुप्स में जाते हैं और अपना आशीर्वाद मैसेज देते हैं। ये जो 2 इवेंट है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, शादी और बच्चे का जन्म। बिल्कुल, क्योंकि जिस घर में शादी हुई है वहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन भी फ्यूचर में आएगी और उस घर में बच्चे भी आएंगे। बिल्कुल। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने ट्रांसजेंडर्स के साथ हम मीटिंग्स कर रहे हैं और उनको इम्यूनाइजेशन के बारे में बता रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि वो इस अभियान के बारे में जानने के बाद और उन्होंने ये अब हमें श्योर कर दिया कि हम इसको पूरी तरह जो है आपको एग्जीक्यूट करेंगे। हाँ, एग्जीक्यूट करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। और अगर हफ्ते का एक दिन वो कहते हैं जी हम इसी प्रोग्राम के लिए आपको डिवोट करते हैं। तो अब आने वाले टाइम में हम ये जो है हमारी जो ट्रेनिंग और मीटिंग्स हो चुकी हैं, मीटिंग को लास्ट मीटिंग को हमारी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर सुमन सिंह ने चेयर किया था। तो मैडम भी बहुत खुश हैं कि ये एक अच्छा नया इनिशिएटिव है, इसको हम लेके जो है हम आगे चल रहे हैं। और इसमें मैं और ऐड ये कर दूं कि ये जो हमारी मुहिम है, जो छोटे छोटे जो हम प्रोग्राम बता रहे हैं, जैसे इवनिंग कैंप्स हैं, मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर्स हैं, या ये ट्रांसजेंडर्स एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं, ये इवन हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वहाँ पे भी इसको अप्रिसिएशन मिल चुका है। और ये एक्टिविटी को जो नेशनल हमारी हेल्थ मैगजीन है इम्यूनाइजेशन की, उसमें एज ए सक्सेस स्टोरी प्रिंट हो चुकी है ये। तो वहाँ पे भी हमें अप्रिसिएशन मिल रहा है, पब्लिक से भी मिल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमें अप्रिसिएशन और सपोर्ट मिल रही है। तो ऐसे से काम हम छोटे छोटे से जो हमें इम्पोर्टेंट लग रहे हैं उनको साथ लेके एक नया हम मुहिम चंडीगढ़ के अंदर हमने चलाई है। और आइडिया हमारा यही है कि चंडीगढ़ में जो भी बच्चे हैं वो सारे हमारे सुरक्षित रहें, या बाहर से आने वाले जो बच्चे हैं वो भी हमारी बीमारियों से बचे रहें, ताकि बचपन में अगर वो हेल्दी बचपन अगर बच्चे का रहेगा
तो वो अच्छे जो है फ्यूचर की व्यस्त तरफ बनेंगे, जी, अच्छे जो यूथ में जाएंगे, तो जो हमारी जो है ओवरऑल देश लिए, की हाँ, तरक्की के लिए वो हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है जी। बिल्कुल, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि ट्रांसजेंडर्स के साथ मिलके हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है और उनकी अप्रोच तो बहुत डीप तक हर घर तक होती है और वर्ड ऑफ माउथ से जो मैसेज जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इफेक्टिव भी होता है। तो ये तो बहुत अच्छी जानकारी जानने को मिली और बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन आज के लिए इतना ही। बहुत उम्मीद करते हैं कि जानकारी बहुत काम की रही होगी, सबको अपने अंदर जो सवाल हैं उनके जवाब, और स्पेशली ये जो ऐप की बात डॉक्टर साहब ने बताई है कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब चैट बोट के ज़रिए आप उस ऐप से आंसर ले सकते हैं। आपको क्योंकि छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टर से डिस्कस करने जाने में भी झिझक हो जाती है और सवाल तो होते ही हैं बच्चे के लिए लेके दिमाग में। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ, नए एक्सपर्ट के साथ। आज आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार।